एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एन अल्टीमेट गाइड टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स। इस किताब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये किताब मेरे द्वारा ही लिखी गई है। तो ये किताब लिखने का मेरा पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये किताब मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि जब हम एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड अपने एकेडमी में या और जगह पढ़ाते हैं तो एक चीज़ जब किताब रिकमेंड करने की बारी आती है तो इसमें जो भी किताबें अब मार्केट में अवेलेबल है उन किताबों में जो सिलेबस के हिसाब से कंटेंट पहली बात दिया नहीं है, दिया भी है तो वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और फिर उसमें आंसर लिखने के कोई तरीके बताए नहीं गए हैं। तो इसीलिए इस किताब को लिखने का मेन पर्पस हमारा यही है कि आपको अच्छे आंसर लिखने के लिए सक्षम बनाना। और घूम फिर के आपको एक बात नहीं भूलनी है कि मेंस के परफॉर्मेंस के ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। दैट मीन्स दैट योर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द वे यू राइट। अब उसमें अगर आप एथिक्स वाला पेपर देखेंगे तो ये उसका सबसे स्कोरिंग पेपर है जिसमें 160 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं। तो वो कैसे लाने हैं उस बात पे हम चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर आईएएस एकेडमी, नागपुर। तो इससे पहले कि हम किताब के बारे में डिटेल में बात करें, मैं आपको कुछ यूपीएससी की फिलोसॉफी के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो ये एग्जाम ले रही है इसमें वो क्या टेस्ट कर रही है, उनको क्या लेना देना कि आपको हिस्ट्री कितनी आती है, ज्योग्राफी कितनी आती है, या मान लो आप किसी सर्विस में ज्वाइन करते हैं जब, तो उसमें आपका ये सारा पढ़ा हुआ नॉलेज कहीं काम नहीं आने वाला, लेकिन यूपीएससी ये सब सिलेबस में रखती है। तो बेसिकली ये सब किस लिए है और उसकी फिलोसॉफी क्या है? तो फिलोसॉफी ये है, बेसिकली दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी थ्रू योर आंसर्स, थ्रू द वे यू राइट। तो प्रीलिम्स एग्जाम तो इसलिए लिया जाता है ताकि उनको ढेर सारा जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है उनको फिल्टर आउट करे और कुछ गिने चुने लोगों की वो पर्सनालिटी टेस्ट करे। तो उसमें अराउंड 10,000 के आसपास जो प्रीलिम्स पास होते हैं तो उतने ही लोगों के उनको पेपर्स चेक करने पड़े। तो प्रीलिम्स का तो कोई लेना देना है नहीं तुम्हारे सिलेक्शन से। अब तुम्हारा सिलेक्शन का लेना देना सारा किस पे है, आप आंसर कैसे लिखते हैं। द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन आंसर राइटिंग। तो अब आंसर राइटिंग में भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किन पेपर्स में मार्क्स आते हैं और किन में नहीं आते। अब जीएस के जो पेपर 1, 2 और 3 है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सब चीज़ों का समावेश होता है, तो इसमें मार्क्स कहाँ आते हैं? इसमें हार्डली मार्क्स आएंगे 110, 112, 115 ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों के तो 80 और 100 के रेंज में ही मार्क्स आते हैं, तो इनमें मार्क्स आते नहीं हैं। अब इनफैक्ट अगर आप इसको इनके क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखेंगे तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, दे आर इंटेंडेड टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी। सो दे आर बेसिकली मिनी एसेज ओनली। तो ऐसे ही तो इसमें आपको उनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी जान पाए। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए जो मटेरियल अवेलेबल है वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। इसमें आपकी थॉट प्रोसेस या आपकी थिंकिंग इन आंसर्स में देखने का ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इसमें वो ज़्यादा मार्क्स देते नहीं है। हर कोई हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ेगा, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेगा या डीडी बसु पढ़ेगा, वो कॉमन चीज़ें ही है जो हर कोई पढ़ता है। अब उसमें ज़्यादा वेरिएशन होने का स्कोप नहीं रहता आंसर्स में, भले ही उन्होंने ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे हो। लेकिन एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ऐसा पेपर है जिसमें उनके पास बहुत स्कोप है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने का, और आपके पास भी बहुत स्कोप है अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का। तो इसीलिए अब आप तो जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेपर 4 में जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं, इसमें सेक्शन ए में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिलेबस में दिया है टॉपिक्स उससे रिलेटेड, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ होगा, एथिक्स से रिलेटेड होगा, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, और इस टाइप के, या किसी रिफॉर्मर के बारे में पूछा होगा, कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो इसके ऊपर आपको कमेंट वगैरह करना रहता है। और बाकी जो सेक्शन बी रहता है इसमें सारी केस स्टडीज रहती है। तो सेक्शन ए के आंसर्स आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखने हैं, सेक्शन बी के आंसर्स आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं, यानी जिसमें केस स्टडीज होती है। तो वो केस स्टडीज में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कोई एक ही सिंगल क्वेश्चन ही होता है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन तो होते ही है एक केस स्टडी में, तो वो 250 नंबर की होती है। तो अब बात यह है कि अब इनको आंसर कैसे करना है। आप कितना भी नॉलेज का अंबार अपने साथ लेके घूमे या उसके स्कॉलर या फिलोसोफर बन जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा इस किताब को लिखने का मेन पर्पस ये है कि आप अच्छे आंसर लिख पाए। देखो, अगर आंसर लिखना नहीं आता तो ये एक पूरा एग्जाम ही देना बेकार है। और अगर आपको
आंसर लिखना जान पे आता है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये प्रिपरेशन भी छोड़ दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन आंसर लिखने पे होने वाला है, ये हमेशा याद रखना है। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑलमोस्ट 50% पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन विच मेनी कैंडिडेट्स इग्नोर एंड दे स्पेंड years and years in this exam and ultimately leave it frustrated. I have seen so many candidates in the past 12-13 years. Many of them are from my academy also and in general also. तो इसीलिए आपको अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो अब एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसके लिए इस किताब में हमने हर चीज़, हर चैप्टर में के पीछे एक सेक्शन दिया है टिप्स टू राइट आंसर्स। और फिर नॉट ओनली दैट, इस किताब में हमने बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए जो आपको अपने आंसर्स में यूज़ करने हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। इतने एग्जाम्पल्स इसमें तुमको मिल जाएंगे हर चैप्टर में, और इसमें कि आप मतलब उतने कभी यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात यह है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने कीवर्ड्स, इनके इंटरलिंकेजेस के बेसिस पे आपको एक अच्छा आंसर स्ट्रक्चर करना है। और वो जब आंसर आप स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि ये इस चैप्टर से आया है तो बस वही चैप्टर में घूमते रहना है। यू कैन लिंक योर आंसर टू अदर टॉपिक्स ऑफ दिस एथिक्स पेपर ऑल्सो। यानी मान लो कोई क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज़ पे आता है, तो ज़रूरी नहीं है ह्यूमन वैल्यूज़ में ही जो कीवर्ड्स है उन्हीं को यूज़ करना है। तुम बाकी इसके भी कर सकते हो, बाकी इसकी केस स्टडीज उसमें डाल सकते हो, बाकी कोट्स डाल सकते हो। तो देखो, आपको अपना नॉलेज दिखाने का ज़्यादा यहाँ स्कोप नहीं है। आपको फटाफट सोचना है और फटाफट आंसर लिखना है। आपको 150 या 250 वर्ड्स में ही आंसर लिखने हैं। हमेशा याद रखना, 150 वर्ड यानी कितना, एक यूपीएससी का जो पेज होता है जिसमें आंसर लिखते हैं वो एक पन्ना हो गया, उसी में 150 वर्ड्स हो जाते हैं। तो एक पेज तो लिखना है। तो अब उसमें आप कितना नॉलेज, तो ये जो किताबें बाकी की अवेलेबल है मार्केट में, इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें ढेर सारा कंटेंट दिया हुआ है। हर, अब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स पे 10-10 पन्ने लिखे हुए हैं, हर एथिक्स पे इतने पन्ने उतने। अरे उसका क्या फायदा, उसका कुछ नहीं करना है, उसका कोई यूज नहीं है। आपको बेसिकली 2 लाइन में पता होने चाहिए, व्हाट आर वर्च्यू एथिक्स, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, व्हाट आर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या मेटा एथिक्स, और जितने भी टाइप के एथिक्स, ये बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। फिर आपको एक केस स्टडी उसमें डालते आनी चाहिए, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स, या आपके करंट के नहीं भी हो तो भी आप मनगढ़ंत एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं टू प्रूव योर पॉइंट। और फिर उसको एक अच्छा पैकेज करके, उसका एक अच्छा कंक्लूजन देके उसको खत्म करना है आंसर को। तो 150 वर्ड्स में आप इतना ही लिख पाएंगे। तो इसके लिए अननेसेसरी कंटेंट हमने इस किताब में ऑलरेडी अवॉइड किया हुआ है। द एंटायर आइडिया इज टू मेक यू, टू एम्पावर यू टू राइट high quality and marks fetching answers. Okay, another important highlight of this book is कि इसमें हर चैप्टर के पीछे हमने जो यूपीएससी में अब तक पिछले इतने सालों, जब से एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आए और जितने भी केस स्टडीज है चैप्टर वाइज, उसको हमने इसमें डाला है। और नॉट ओनली दैट, उसमें अपने भी कुछ क्वेश्चंस डाले और उसमें अपनी भी कुछ केस स्टडीज डाली है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसमें जैसी ट्रिक्स बताई गई है उसके ऊपर अगर चलते हैं और अगर वैसे आप आंसर्स लिखते हैं तो और सारे सैम्पल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस केस स्टडीज को भी सॉल्व करते हैं, एक इतनी मोटी एक आपकी थप्पी बननी चाहिए आंसर्स की यूपीएससी का मेंस देने से पहले। अगर आप इतना कर लेते हैं तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 160+ मार्क्स, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, नॉट ओनली दैट, फॉर अ बेनिफिट ऑफ यू, हर वीकेंड को हमारी एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लास होती है। तो उसके लिए अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको उस पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब वो क्लास है। एंड इट्स अ फ्री वेबिनार, इट्स अ फ्री क्लास, एनीवन कैन ज्वाइन। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये जो पेपर है जिसमें बहुत मार्क्स लाए जा सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप 4-4, 5-5 साल ये पढ़ते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आप उसकी एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। आपको कोई भी सवाल पूछे तो आपको उसका आंसर आएगा, लेकिन इधर मेंस में मार्क्स कभी नहीं आएंगे। आपको शुरू से ही ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से करना है। हम उसमें जो अपना जो फ्री वीकेंड पे जो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर सेशन होता है, इसमें सिर्फ एथिक्स के आंसर कैसे लिखने यही नहीं बताते, इसमें ऐसे की भी बात करते हैं, जीएस के भी आंसर्स कैसे लिखते हैं वो बात करते हैं, और इवन उसमें ऑप्शनल्स
कुछ सिलेक्टेड ऑप्शनल्स के भी आंसर्स कैसे लिखते हैं उस पर भी आपको उसमें बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगा। तो आप वो टेलीग्राम के लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, नॉट ओनली दैट, अगर मैंने अभी तक बताया नहीं है तो एक और चीज़, इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स की ई बुक के सैम्पल लिंक का सैंपल आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए, और उसके बाद आप चाहे तो ये पूरी ई बुक खरीद भी सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी। सो द ई बुक इज़ वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, उसमें सिर्फ वो 139 रुपीज़ की है, जिसमें मैंने सिर्फ अपनी कॉस्टिंग निकाली है। द आइडिया इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दिस बुक, द आइडिया इज़ टू एम्पावर यू। तो यानी देखा जाए तो 139 रुपीज़, आप जैसे कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डोसा भी खाने जाएंगे तो इससे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मेरे हिसाब से इट्स वर्थ डूइंग इट, यू कैन गो फॉर इट, एक बार करके देखो। और फिर अगर वो किताब पढ़ने के बाद आप अगर हमारे वो फ्री आंसर राइटिंग वाले सेशंस भी अटेंड करते हैं तो उसमें आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रीलिम क्लियर करना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप प्रीलिम क्लियर करें उस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। There is no point in clearing just prelims unless you pass the entire exam. So you have to pass the entire exam in one go. And to pass this entire exam in one go, ethics, integrity and aptitude paper is one of the best mediums to do that. Okay, तो चलिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हम डायरेक्टली लैपटॉप पे इस किताब के में क्या क्या है उसका एक ब्रीफली जायजा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आप यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट, और उसका एक सैम्पल की भी लिंक रहेगी, तो वो भी आप उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो अपनी किताब है जिसकी ई बुक का वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका प्रिंटेड वर्जन अभी मार्केट में आ जाएगा 10-15 दिन में। तो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज, तो इसको आप अगर देखेंगे तो हम सीधा इसके कंटेंट पे चलते हैं। तो अब जैसे देखिए, जैसे इसके कंटेंट में मैंने सिलेबस में जितने भी, जैसा सिलेबस लिखा है बिल्कुल वैसा ही उसका कंटेंट दिया है, और वो कंटेंट अननेसेसरी और ढेर सारा नहीं है। जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस फर्स्ट है, तो उसमें व्हाट आर एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ये एक्चुअली सिलेबस में ऐसा का ऐसा लिखा है, उसी हिसाब से इसमें उसका कंटेंट दिया है। और कंटेंट मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घूम फिर के इसमें आपको अपने हिसाब से आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसके लिए आपका मेन जो इसका सोर्स होगा आंसर लिखने का, या मेन जो आपका तरीका होगा, उसमें आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ अपने आंसर्स को लिखना है। यानी वट एवर पॉइंट यू वॉन्ट टू प्रूव, यू हैव टू सब्सटैंशिएट इट विथ गुड एग्जांपल्स, और उसमें फिर आप अपने करंट इसके भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं। अब जनरली जो केस स्टडीज आती है, हर केस स्टडी में हर 2-3 के मतलब हर एक दूसरी केस स्टडी में एक सवाल तो ये रहता है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दिस। यानी कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे, सपोज यू आर अ कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और यू आर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या आप सीईओ हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आप सरपंच हो, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, फिर इसमें व्हाट आर द एथिकल इश्यूज। तो एथिकल इश्यूज के इसमें मैंने ऑलमोस्ट 100 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि वो एग्जांपल्स आपको उसमें से ही काम आएंगे, लेकिन एक बार उन एग्जांपल्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अपने वो बनाने के लिए भी बहुत आसानी होगी। तो हम पहले हम एक दो दो तीन चैप्टर्स को इसमें से ऐसे ही देख लेंगे ब्रीफली, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज नहीं तो हर चैप्टर का अलग से अगर करते रहेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और बहुत लंबी वीडियोस देखना कोई पसंद नहीं करता। तो अब एथिक्स, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट चैप्टर है, अब इसमें एक और चीज, ये ई बुक होने की वजह से इसमें फायदा ये है कि जैसे आपको मान लो चैप्टर सेकंड देखना है, या चैप्टर फोर्थ देखना है, कोई भी चैप्टर, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, तो आप सीधा इस पे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से चलते हैं इंडेक्स पे। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, इसी को हम देखते हैं कि इसमें हमने पहले पहले इसमें देखते हैं कि हम इसका इंडेक्स मैंने कैसे बनाया है, और इसमें यही सब चीजें आपको मिलेंगी। तो जैसे पहली बात, तो सिलेबस में जितना कुछ है वो सब तो इसमें है ही, और फिर उसके अलावा इसका जो इसमें एक सेक्शन रहेगा, हर चैप्टर में ये सेक्शन रहेगा, हाउ टू राइट हाई क्वालिटी एंड मार्क्स फेचिंग आंसर्स ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। फिर उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, ये इसका पूरा एक कलेक्शन रहेगा। और मतलब जितने भी अभी तक आए 2023 तक, 2024 का पेपर इसमें अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो वो आने वाले एडिशंस में हो जाएगा। फिर केस स्टडीज अब तक की जितनी भी इस चैप्टर पे आई है वो, फिर नॉट ओनली दैट, इस चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इस चैप्टर पे प्रैक्टिस केस स्टडीज। तो ये सारी चीजें इसमें दी है, ऐसा हर चैप्टर में आपको मिलेगा। ह्यूमन वैल्यूज, सपोज व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, और ये तो अपना सिलेबस हो गया। और फिर ये देखिए यहाँ पे हाउ टू राइट हाई क्वालिटी,
एंड मार्क्स फेचिंग आंसर्स ऑन ह्यूमन वैल्यूज। फिर ऐसी एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, तो इसमें आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में मिलेगा और आपको बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। तो अगर मान लो इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो इसमें अगेन एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इसमें क्या क्या कंटेंट है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर ब्रीफली। और फिर ये हम इसको शुरू करते हैं। सो व्हाट आर एथिक्स, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए ये इतना जितना इसमें लिखा ना एथिक्स के बारे में, इतना ही बहुत है। आपको आंसर लिखने में ज्यादा नॉलेज डालने का स्कोप नहीं है। कभी नहीं भूलना है कि आपको 150 ही वर्ड्स में आंसर लिखने हैं सेक्शन ए के। और केस स्टडीज तो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। उसमें आपको ढेर सारे कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी किताबें मार्केट में अवेलेबल है उनमें अननेसेसरी कंटेंट दिया हुआ है और इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सब आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे। आपको घूम फिर के आंसर लिखते आने चाहिए। इसीलिए आप इस किताब को पढ़िए और हमारे वो सेशंस, आंसर राइटिंग के सेशंस अटेंड कीजिए वीकेंड्स के। आपको उसमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये आंसर्स कैसे लिखने हैं। फिर ये जो है, जैसे इसमें सारे टॉपिक्स, अब जैसे ये सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे व्हाट इज वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो जैसे मान लो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या है, तो उसके ऊपर ये एक इनर फीलिंग जो होती है, जो आप एक दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल फॉर डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, एक खुद की एक अंदर से आवाज होती है। तो वो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस किसी भी पब्लिक सर्वेंट में होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सामने इतनी वेरिड सिचुएशंस आएंगी कि वो उसको अपना कॉन्शियंस अगर नहीं रहेगा तो वो उसको कर ही नहीं पाएगा और वो अनएथिकल भी बिहेव करने लगेगा। तो अब फिर वॉइस ऑफ कॉन्शियंस से रिलेटेड अपने इसमें देखो, जैसे हर टाइप के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे मान लो रिटर्निंग एक्स्ट्रा चेंज, दुकानदार को तुम भूल गया पैसे तुमसे लेना, तो फिर भी तुम अगले दिन उसको वापस जाके दे रहे हो, ये एक तुम्हारा इनर वॉइस बोल रहा है। फिर एकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड इसमें वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या है और इसमें एक्शन क्या लोगे। ऐसी विटनेसिंग, बुलिंग इन पब्लिक प्लेसेस, तो तुम उसके लिए क्या करोगे। मेडिकल डिसीजंस, तो हर चीज में वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या फिर ऐसे होता है। तो उसे वाइफ ऐसे ही फिर एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का भी टॉपिक है इसमें। सी व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, तो ये आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही इसमें इसमें जो आगे के टॉपिक्स है सिलेबस के, एसेंस ऑफ एथिक्स, तो एसेंस ऑफ एथिक्स के लिए अलग अलग फिलोसोफर्स ने कुछ चीजें बताई है। अब देखिए ये फिलोसोफर्स ने जो कुछ बताया इसका सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना है और कुछ नहीं। सोक्रेटिस का आपने वर्ड नाम यूज कर लिया, उसका एक कीवर्ड आपको इसमें डालना है। वो कीवर्ड्स वगैरह कैसे डालने हैं वो सब हम अपने उस आंसर राइटिंग सेशन में आपको बताएंगे। तो डेविड ह्यूम के, तो इसके लिए अब देखो जैसे बाकी किताबों में इनके बारे में इतना सारा लिखा हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप इसका, ठीक है। तो अब जैसे इसमें मैंने ये भी डाला है कि सी सोक्रेटिस ने अगर ये बोला है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। सी फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बोला है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, तो जैसे इसका सोक्रेटिस का एक फेमस असर्शन है दैट द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी कोट के साथ प्रीलिम मेंस में आया भी था, मुझे वो साल याद नहीं आ रहा। और फिर उसके ऊपर आपको कमेंट करना था। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया और फिर इसमें इसके एग्जाम्पल का हम इस एरिस्टोटल की इस फिलोसॉफी का हम कैसे बेसिकली यूज करेंगे उसका भी एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे करते करते आपको एग्जाम्पल्स के साथ इस किताब में हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर अब देखिए जैसे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व जो होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी भी सिचुएशन में दे देंगे और उसमें पूछेंगे व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। तो इसके लिए आपको ढेर सारे इश्यूज की एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने इसमें कम से कम 100 एथिकल इश्यूज डाले। सो एथिकल इश्यूज कैन बी यूज एवरीवेयर, लाइक एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप भी रोज डेली बेसिस पे इसको फेस करते होंगे, एथिकल डायलेमास आपको होते होंगे। अब जैसे आगे के चैप्टर्स में, जैसे चैप्टर 7 में, तो उसमें क्लियरली वो है ही कि एथिकल डायलेमास इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एक पूरा सेक्शन ही है उसमें। तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। तो एथिकल डायलेमास आपके कहाँ कहाँ आते हैं उसका एग्जांपल, तो सपोज एथिकल डायलेमा इन डिसीजन मेकिंग। फिर एथिक्स इन मीडिया, आज का मीडिया तो आप जानते ही हैं कितना बिका हुआ है, उसके कोई एथिक्स तो रहे नहीं है। तो एथिक्स में भी होते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एथिक्स। देन हर चीज में, मेडिकल में एथिक्स होते हैं, यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल रिलेटिविज्म क्या होता है। यानी हर चीज को रिलेटिव पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। तो उसका एक एग्जांपल, तो इसमें हर चीज ऐसे कई सारे एथिक्स हमने इसमें दिए हैं, प्लस उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। ओके, तो जैसे ये तो तुम्हारे इसके हो गए
फिर ऐसे ही करते इसमें सारे टॉपिक्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो तीन टाइप के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, कल्चरल, क्या तीन चार टाइप के होते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स, सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे एथिक्स डिफाइन होते हैं, कल्चर के हिसाब से भी होते हैं, सोसाइटी के भी हिसाब से होते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, हर चीज के एग्जाम्पल दिए, जो भी पॉइंट दिया उसका एग्जाम्पल दिया है। सपोज कल्चरल डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैसे एथिक्स शेप करते हैं, उसका एक सिंपल एग्जाम्पल। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे एथिक्स को डिफाइन करते हैं अलग अलग सोसाइटीज में, तो उसका भी एक बेसिक एग्जाम्पल। देखिए आपको बहुत कम जानना है इसके लिए, आपको एग्जाम में लिखते आना चाहिए, बस उतना ही जानना है। बाकी आपको कुछ आए या ना आए, आपको आंसर लिखते आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एथिक्स इंटीग्रिटी का पेपर है, ये मेक और ब्रेक पेपर होता है। दिस क्लियरली डिटरमाइंस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन और नॉट, वेदर यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड और नॉट। ये पेपर डिफाइन करेगा। क्योंकि बाकी पेपर्स में तो सबके सिमिलर मार्क्स ही आते हैं, उसमें 80% लोग तो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाते। इस अकेले पेपर में 150 के ऊपर बहुत आसान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें दी गई गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अगर अगर आप हमारे रेगुलर सेशंस भी अटेंड करेंगे, तो आई आई कैन गारंटी दैट यू विल गेट 160 प्लस मार्क्स। तो टेलीग्राम की पे जो लिंक आपको मिलेगी, वो आप उसमें अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कब अपने सेशंस होते हैं आंसर राइटिंग के। उसमें बाकी के भी आंसर राइटिंग सब्जेक्ट्स के आंसर राइटिंग्स कैसे करते हैं वो सब बताएंगे। वो पूरा फ्री रहेगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं। ओके, तो फिर अब जैसे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो जो 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 सिलेबस में लिखा है वो सब कुछ कवर किया है, बहुत डिटेल में नहीं। बेसिक चीजें उसकी कि आपको आंसर लिखने में काम आए और आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। ओके, फिर ये तो जैसे अपना डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हो गए। देन एक इसका सब टॉपिक है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। तो पब्लिक रिलेशनशिप्स में एथिक्स कैसे होंगे, प्राइवेट रिलेशनशिप्स में एथिक्स का क्या रोल होता है, क्या चीजें उनको डिफाइन करती है। तो वो सब अभी एक्चुअली कैसा है, अपने पास वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम हर चैप्टर को डिटेल में बात करेंगे। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग से वीडियोस वैसे भी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप उसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो नाउ सी नाउ ये एक ब्रीफ में दिया है कि टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, हाउ यू मस्ट राइट एन आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसमें यहाँ पर जैसे पहले ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक सैंपल आंसर फ्रेमवर्क भी दिया है कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना बनाया हुआ है। तो इसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो आप इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए, या उसका एक दूसरा भी चॉइस दिया है कि उसको आप या तो ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए, और फिर आपको उसमें आगे क्या क्या लिखना है, इतना लिखना है, ये सब करते हुए कुछ बेसिक चीजें और फिर एग्जाम्पल्स के साथ एग्जाम्पल देना है, करंट का भी दे सकते हो, इसका भी, और बाद में उसको एक पैकेज करना है कंक्लूजन के फॉर्म में। और कंक्लूजन हमेशा आपका एक सजेस्टिव कंक्लूजन होना चाहिए विद सम पॉजिटिव आउटलुक या फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन। ये सब आपके कंक्लूजन्स में होने चाहिए। तो वो कैसे होते हैं वो सब आपको हर चैप्टर के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये सेक्शन जो है इसका, हाउ टू राइट हाई क्वालिटी एंड मार्क्स फेचिंग आंसर्स ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो ये पूरा उसका सेक्शन है। फिर इसी चीज को ब्रीफली इस 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 इसमें दिया हुआ हाईलाइटेड फॉर्म में, हाउ टिप्स फॉर आंसर राइटिंग ऑन दिस टॉपिक। तो यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंक्लूड रिलेवेंट कोट्स, ड्रॉ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब ये जो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाने का चक्कर होता है, इसमें कई कैंडिडेट्स गलती करते हैं कि हर आंसर में ही वो फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाते हैं, हर जगह वो नहीं बैठता है। देखो जहाँ बैठता है वहां बनाना चाहिए, क्योंकि उससे अपने को ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने पड़ते और अपना टाइम भी सेव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही आप फ्लो चार्ट बनाते रहें। तो वो आपको काफी स्पेरिंगली और जुडिशियसली इस चीज को यूज करना है। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू एक्सप्लेन योर पॉइंट। फ्लो चार्ट्स से अच्छा रहता है, लेकिन हर हर आंसर में नहीं। कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर में, मैटर होना चाहिए। तो आपको फिर ये सब करने के बाद उसको समराइज करना है। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स टू कंसीडर, जैसे लिंक टू करंट अफेयर्स, ठीक है, एथिकल थियरीज क्या होंगी, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, ये उसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एथिक्स पे आए हुए सारे, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रीवियस ईयर केस स्टडीज इसमें आपको मिलेंगी इस फर्स्ट चैप्टर की। फिर सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एथिक्स 150 वर्ड्स के, ऐसे 8-10 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर ऐसी
प्रैक्टिस केस स्टडीज ऑन एथिक्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस वाली केस स्टडीज है, तो कुछ केस स्टडीज होंगी जिसपे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो आप अगर आप इनके आंसर्स की पूरी थरो प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सही में 160 प्लस आराम से मिलेंगे और आपका सिलेक्शन का ये दरवाजा खुल जाएगा। नहीं तो आप वही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ही पढ़ते रह जाएंगे, 5 5 6 6 साल लगा के इसमें से बाहर निकलेंगे। लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? सिलेक्ट वही लोग होते हैं जो उसको सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करते हैं, जो उन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं जहां से उनका सिलेक्शन होने वाला है, जैसे कि एसए और जीएस पेपर 4। ठीक है, तो फिर अपना जैसे ये चैप्टर है, चैप्टर ऑन ह्यूमन वैल्यूज। ओके, तो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में जो कुछ है वो सब इसमें आप जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो सारा इसमें कवर किया हुआ है। फिर उसके अलावा उसके व्हाट आर मेन 5 मेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज: पीस, लव, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, राइट कंडक्ट। फिर इसकी कुछ सब वैल्यूज भी होती है, तो वो सब वैल्यूज भी है। तो ये सारे दीज आर नथिंग बट कीवर्ड्स। अपने आंसर्स में इन कीवर्ड्स को अच्छे से रट्टा मार लो, इनको कहीं कहीं यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है ह्यूमन वैल्यूज के चैप्टर में आपको के क्वेश्चन पे इसको यूज करना है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर आप उससे एसोसिएटेड कोई एग्जाम्पल, अब देखो जैसे की ह्यूमन वैल्यूज विद एग्जाम्पल्स, तो इसमें रिस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यू इसका एग्जाम्पल, ऑनेस्टी उसका एग्जाम्पल। तो ये इसमें इतने एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप कौन से इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आपको रखने हैं उसकी एक अपनी एक लिस्ट बनाइए और उनको आंसर्स में यूज कीजिए। और आंसर्स आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आंसर फास्ट भी लिखना है। तो फास्ट आंसर लिखना और अच्छे आंसर लिखना, यही सब चीजें हम अपने उस वेबिनार में, अपने सेशंस में, फ्री सेशंस में आपको बताते रहेंगे। तो वो टेलीग्राम का ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कीजिए। ओके, तो ये ह्यूमन वैल्यूज का चैप्टर है। ऐसे ही आपको हर चैप्टर के बारे में आपको सब सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट टीचर्स रिफॉर्मर्स। अब ऐसे तो कोई हद नहीं, लेकिन कितने कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे महात्मा गांधी जिन पे रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, कन्फ्यूशियस, इन पे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुद्धा। तो इनके ऊपर कोई पूछे तो बता देना। वैसे इन ज्यादातर ग्रेट लोगों ने सिमिलर ही चीजें बताई है। अब इनको अच्छे से पढ़ने का फायदा ये है कि आप इनकी ये टीचिंग्स और ये अपने एथिक्स के किसी भी आंसर में डायरेक्टली घुसा सकते हैं। यानी इसने ये बोला था, आप अपने आंसर को अच्छा ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने आंसर को ब्यूटीफाई करने के लिए, नॉट ग्लोरीफाई, ब्यूटीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो सब आप यूज कर सकते हैं। देन अगेन इसमें भी वही सेक्शन है, हाउ टू राइट हाई क्वालिटी मार्क्स फेचिंग आंसर इन ह्यूमन वैल्यूज चैप्टर। तो ऐसे ही करके आप इस किताब में सारे ही चैप्टर्स में हर चीज एड्रेस की गई है। आप इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में एज अ सैंपल, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। इट इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, इट्स ओनली 139 रुपीज, जो कि मैंने बताया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो कोई एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग लाखों रुपए दिल्ली जाके और कहाँ कहाँ जाके खर्च करते हैं, 100 150 रुपए के लिए आप में आपको एक बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। आप उसको जरूर पढ़िए, और किताब डाउनलोड करने के बाद या उसकी सैंपल देखने के बाद वीडियो को में कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी किताब। और उसमें अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें वो भी दे सकते हैं। वो हम इसके इसको में मॉडि ई बुक को मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, वो तो अपने ही हाथ में। प्रिंटेड इसमें तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रिंटर को बताना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट एडिशन में वैसा आएगा। आप हमें जो भी सजेशंस देंगे कि आप इसमें सर ये भी इंक्लूड करो, या इसमें थोड़ा और बताओ, तो वो सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें आपकी सारी जरूरतों को माइंड ध्यान में रखते हुए हर चीज सिस्टमेटिकली डाली है। ये बहुत बड़ी किताब भी नहीं है, इसके टोटल पेजेस मेरे ख्याल से 300 के आसपास होंगे। तो दैट्स इट। और मतलब एक पूरा सब्जेक्ट, यानी जो पूरा 250 नंबर का काम आपका इस 300 पेज में अगर हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? और उस 300 पेज में भी तो कितने सारे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, कंटेंट बहुत कम है। तो क्योंकि अब मान लो आपको जीएस के 1 2 3 अगर पेपर देने हैं, तो उसमें आपको एक एक पेपर में कितने सारे टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। तो इसमें तो एक ही किताब में, 300 पेजेस की किताब में आपका पूरा पेपर कवर हो रहा है। तो और क्या चाहिए? और प्लस दिस इज अ मार्क्स फेचिंग पेपर। ठीक है, सो ऐसे ही हर चैप्टर के बारे में हमने दिखाया, ये किया है।
हर चैप्टर में आपको पूरा ये मिलेगा। अच्छा, एक और चीज जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो केस स्टडीज होती है उसमें कुछ पोजीशंस कॉमनली पूछी जाती है, जैसे आपको सरपंच बना देंगे, आपको सीईओ बनाएंगे, आपको हेल्थ सेक्रेटरी बना देंगे, या आपको कलेक्टर बनाएंगे, आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाएंगे, या सीईओ बनाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनमें जो इनकी क्या बेसिक पावर्स होती है, मान ले यानो यानी मान लो व्हाट इज द पावर ऑफ अ सीईओ, या व्हाट आर द बेसिक पावर्स ऑफ अ कलेक्टर। तो कैसा होता है कि ये कलेक्टर का आपको रोल अदा करने को तो बोलते हैं उस केस स्टडी में, लेकिन अगर आपको आपको कलेक्टर की पावर्स क्या है ये तो आपको पता नहीं है, ये ना वो उसमें लिखी होती है। तो इसके लिए अगर आपको पहले से ही ये सारी पावर्स पता हो, तो उसके लिए भी चैप्टर 7 में, जो इसका चैप्टर 7 है, इसमें मैंने ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है इनके पावर्स के बारे में लिखा है। ठीक है, जैसे चैप्टर 5 इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर चैप्टर 6 जो तुम्हारा है वो वही थिंकर्स विंकर्स पे, मॉरल थिंकर्स के ऊपर है, ये चैप्टर 6 है। और फिर चैप्टर 7 जो है उसमें मैंने उसकी शुरुआत में, और एक और चीज, ये चैप्टर 7 में से ही मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली केस स्टडीज वाले। तो ये आप इसमें चैप्टर 7 की शुरुआत में मैंने सबसे पहले इसमें इसीलिए जानबूझ के इन सारी पावर्स के बारे में मेंशन किया है, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की। तो मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो दिस इज चैप्टर 7, द दैट इज पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स। तो इसमें कैसा रहता है कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते हैं, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या बेसिक पावर्स होती है, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या पावर्स होती है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्या होती है, डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या होते हैं उसके पास, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, मिसलेनियस फंक्शंस उसके क्या होते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज उसकी क्या होती है। फिर ऐसे ही मान लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये क्योंकि आपको केस स्टडीज में एक्चुअली इस पोजीशन पे बिठा देते हैं, तो इसके लिए आपको क्या, मतलब अगर आपको उनकी एक बेसिक पावर्स का नॉलेज होगा, तो आप उसी केस स्टडी को एक दूसरे एंगल से और ज्यादा अच्छे प्रभावी रूप में उसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मैंने इन चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया है, तो उसका भी आपको 100% बेनिफिट मिलेगा अपने केस स्टडी सॉल्व करने में। तो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ई बुक, और इसकी प्रिंटेड वर्जन अभी 10-15 दिन में मार्केट में आ जाएगी, तो आप उसका जरूर फायदा उठाइए। और ऑल द बेस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को तो आपको वैसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज इस पे एथिक्स पे भी ढेर सारी वीडियोस इसमें बनने वाली। सो थैंक यू वेरी मच।